नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनाव है, लिहाजा एसआईआर पर विवाद है। बिहार में चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक बिहार के 56 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं होंगे। हो सकता है कि अगले 3 दिनों के दौरान यह आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि बिहार में फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट 26 जुलाई है। फिलहाल भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए नए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बिहार में एसआईआर के दौरान 20 लाख से ज्यादा मतदाता मृत पाए गए हैं। 28 लाख मतदाता पलायन कर चुके हैं और 7.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 1 से अधिक स्थानों पर वोटर लिस्ट में दर्ज है और 1 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका पता ही नहीं चल पाया और 15 लाख फॉर्म फिलहाल जमा नहीं किए गए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि पहले वोटर सरकार चुनते थे, अब सरकार वोटर चुन रही है। जबकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी हो रहे हैं। निर्वाचन आयोग की दलील है कि यह पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत की गई है। दूसरी ओर सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी का कहना है कि विपक्ष अपनी संभावित हार का बहाना ढूंढ रहा है। सियासत के इतर कई सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निर्वाचन आयोग का बिहार में वोटर रिवीजन का फैसला सही साबित हुआ है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। वोटर वेरिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है, लेकिन सियासत चरम पर। इसी बीच घर घर जाकर मतदाताओं की जांच के बाद निर्वाचन आयोग ने चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया। ताजा आंकड़े में आयोग ने बताया कि 18,66,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। 26,01,000 दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों में जा चुके हैं। 7.5 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में हैं, जबकि 11,484 वोटर अपने पते पर नहीं मिले। यानी लगभग 52,30,000 से ज्यादा वोटरों के नाम पर तलवार लटक रही है, जिनके नाम कट सकते हैं। मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए और बताया कि अब तक 7,16,04,102 गणना फॉर्म आयोग के पास जमा हो चुके हैं। लगभग 97.30% मतदाताओं का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। हालांकि पहला चरण पूरा होने में अभी भी 3 दिन बाकी है, लेकिन बिहार में इस पर खूब सियासत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सत्ता पक्ष शाबाशी दे रहा है, निर्वाचन आयोग के निर्णय को सही बता रहा है। सत्तारूढ़ दलों के नेता पूछ रहे हैं कि आयोग और फर्जी वोटरों के नाम कटने से विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है, वैसे घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। किसी का 2 जगह नाम है, कोई नागरिक नहीं है, तो स्वाभाविक इलेक्शन कमीशन तो उसका क्लीनिंग सफाई करेगा ना, वो काम कर रहा है। कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है। यहाँ पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे। लेकिन ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष को कभी नहीं देखा था। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में तो अपना चरित्र उन लोगों ने दिखलाया है। उन लोगों का वही चरित्र है जो दिखलाया उन्होंने। निर्वाचन आयोग की ओर से विस्तृत जानकारी साझा करने के बाद लगभग ये साफ हो गया है कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का फैसला अब तक सही साबित हो रहा है। जिनके नाम कटे हैं, उन्हें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार करने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का भी मौका दिया जाएगा। देखना होगा कि फाइनल वोटर लिस्ट में कितने योग्य मतदाता बचते हैं और कितने अयोग्य वोटरों का नाम कटता है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या एसआईआर का इलेक्शन कमीशन का फैसला सही साबित हुआ है? एसआईआर की टाइमिंग पर विपक्ष को ऐतराज क्यों? निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है? एसआईआर से लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा और बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अजय जी आपसे, आरजेडी को चुनाव आयोग पर विश्वास क्यों नहीं है? आपकी पार्टी का रुख सदन से सड़क तक इलेक्शन कमीशन के काम में होड़ निकालने का रहा है, उसे आड़े हाथों लेने का रहा है। विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं आपकी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? संतोष जी, हम विपक्ष जो है इलेक्शन कमीशन से सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उसका टाइम टू टाइम पीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? पीसी के माध्यम से वो आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को बता क्यों नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? आपके पास कैसे कैसे इक्विपमेंट्स है, पदाधिकारी हैं कि जो इससे ये पहले काम जितनी भी बार वोटर रिवीजन हुआ था, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाती थी? आप संतोष हर कुमार, डिबेट में एक नया फॉर्मूला लेकर आ जाते हैं सवाल पूछने के लिए इलेक्शन कमीशन से। संतोष जी, कितनी बार ये जो रिवीजन हुआ है वोटर लिस्ट का मात्र 1 महीने में हो गया है? 2003 में भी जब हुआ था तो 2.5 साल लगे थे। सुने संतोष जी, उस समय भी 2.5 साल लगे थे और 2.5 साल का काम को आप 1 महीने में करके दिखा दे रहे हैं। और अगर 2003 में 2.5 साल लगे थे, ये तो आपने मेरी जानकारी में इजाफा कर दिया। सवाल पूछा जा रहा है तो आप बोलते हैं कब पीसी किया गया था? समय बदल रहा है, पीसी का जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप बता सकते हैं। जब विपक्ष आपसे सवाल कर रही है, विपक्ष को पूरा राइट है, संविधान उनको राइट दिया है कि वो सवाल पूछे, वो सवाल पूछते हैं तो आप जवाब नहीं देने को तैयार कहते हैं। इलेक्शन कमीशन कैसे जानकारी देगा? अभी डिबेट शुरू होने से आधे घंटे पहले सारा डेटा मेरा बदल गया। अभी ताजा डेटा के साथ मैं डिबेट शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और कैसे अपडेट देगा? हम रोज डिबेट कर रहे हैं इस पर, रोज डेटा बदल जा रहा है। यानी कि आप इलेक्शन कमीशन का स्टेटस आप अपडेट कर रहे हैं संतोष जी? इलेक्शन कमीशन अपडेट कर रहा है, उस जानकारी के साथ मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं। इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली क्यों नहीं कर रही है? बहुत काबिल लोग हैं उसमें बैठे हुए, क्या वो डरते हैं पीसी करने से? शायद आप इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उसको फिर फॉलो नहीं कर रही है। वो तो डेली अपना डेटा अपडेट कर रहा है। संतोष जी, कितने लोग बिहार के हैं, उतने पढ़े लिखे गांव देहात के जो उनके वेबसाइट को फॉलो करें, वो पीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? सवाल आप पूछ रहे हैं ना, विपक्ष सवाल पूछ रहा है ना। विपक्ष में तो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो कम से कम इलेक्शन कमीशन की जो डेटा है उसको क्लियर करके वेरीफाई करके फिर आकर डिबेट कर सकते हैं ना मैम। संतोष जी, आप किस जमाने में रहते हैं? आप जरा बिहार से जुड़े, यहाँ की स्थिति को समझे, क्या स्थिति। और अगर विपक्ष मांग रहा है अपडेट, अगर कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन पीसी करे, तो उससे ज्यादा तो आपको मिर्ची लग रही है। मैं तो ये फर्स्ट टाइम अजय यादव जी के मुंह से सुन रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नहीं कहा। शांत रहे, सत्ताधारी वालों से पूछे आखिर ये लोग पीसी करके, अगर विपक्ष का एकमात्र मांग है कि वो पीसी करे, आखिर हर्ज क्या है? ट्रांसपेरेंसी से डरते क्यों है? इससे तो यही साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन, बीजेपी वाले सब ट्रांसपेरेंसी से डरते हैं, क्लियर बताना नहीं चाहते। इतने भारी भरकम काम, 14 करोड़ जनता है बिहार की, इसमें वोटर लिस्ट का वो रिवीजन कर रहे हैं और 1 महीने में जल्दबाजी में सब काम हो रहा है। ये इतना सीरियस काम है, इतने जल्दी वो कैसे कर सकते हैं? इट इज सिंपली नॉट पॉसिबल कि इतने कम समय में पारदर्शिता के साथ सही तरीके से 14 करोड़ लोग जहां की जनसंख्या है वहां की वोटर लिस्ट को ये रिवाइज करते हैं और इतने कम समय में यहाँ हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमें विश्वास नहीं है, और अगर विपक्ष को विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जनता को विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए पीसी के माध्यम से कौन लोग यहाँ। ये प्रोसेस शुरू नहीं हुई थी तब से आपको विश्वास नहीं है? ये कोई नई ताजा कोई घटना हो कि जब आपको अचानक से विश्वास नहीं होने लगा तो बात समझ में भी आती? आपको प्रक्रिया शुरू होने से पहले से विश्वास नहीं है? संतोष जी, एक बात बताए ना, एक स्पेशल सत्र कराया विधानसभा का, अभी सत्र हो भी रहा है, उसमें तेजस्वी जी बार बार सवाल पूछ रहे हैं
केंद्र में भी सत्र चल रहा है पार्लियामेंट में, वहां भी बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस पर डिबेट कराने में क्या आखिर ठीक है। नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार बहुत वाजिब सवाल पूछा है, इस पर डिबेट क्यों नहीं बहुत करवा रहे? वाजिब सवाल पूछा As है। simple as that। मैं आप आपसे अब इलेक्शन सवाल कमीशन पूछ रहा हूं, सदन में जवाब कौन देगा इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर? संतोष जी। इलेक्शन कमीशन तो कोई पार्टी है नहीं कि वो सदन में सं- जाकर जवाब देगी। आप सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट में भी जवाब मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपको जवाब भी दिया जा रहा है। 28 जुलाई एक अगली तारीख है जिसका आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जी। थोड़ी उसके बिहाफ पर जवाब देगी। संतोष जी, जब सरकार के बिहाफ में ये तरह नागरिकता डिसाइड कर सकती है, वोटर्स कौन होंगे ये डिसाइड कर सकती है, तो ये इतना बर्निंग इशू है, चुनाव का इशू है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र खतरे में है, अभी चुनाव होने वाला है और ये डिबेट नहीं करवा सकते हैं मोदी जी। स्पीकर साहब डिबेट नहीं करवा सकते हैं पार्लियामेंट में, स्पीकर साहब डिबेट नहीं करवा सकते हैं विधानसभा में। ये क्या हो रहा है? मतलब अंधेर वही तो नगरी पूछ रहा हूं, चौपट राज, ये तो डिबेट करा दी। कंप्लीट हिटलरशाही है। आप डिबेट कह रहे करा हैं दी, कि आप चुनाव जवाब आयोग किससे क्या मांगिएगा? कर रही है, इसका डिस्कशन, इस पर डिबेट नहीं हो सकता है। आप तो और डिफेंस में खड़े सरकार के कि चुनाव आयोग जो करे वो करे, इसका डिबेट नहीं हो विधानसभा में, लोकसभा में। हम लोग सब जानते हैं कि बीजेपी के 60 गांठ में इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी के 60 गांठ में ईडी है, जितने सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है सभी मोदी जी की बात सुनते हैं। अगर हम लोग कह रहे हैं कि इस पे डिबेट हो, ये तो पॉजिटिव चीज है। आप डिबेट करें, सब कुछ क्लियर कर दें, अगर लोग संतुष्ट हो जाएंगे, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन आप लोग मुद्दे को भटकाने की कोशिश करते रहते हैं। लोकसभा विधानसभा दोनों जगह डिबेट हो जाए, वहां तो मोदी जी डायरेक्ट है, वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करे, वो खुद पीसी करके क्लियर करे। वो सबसे बचते नजर आ रहे हैं, सबको अवॉइड कर रहे हैं। यही वोटर लिस्ट से 1.25 साल पहले चुनाव होता है, सब कुछ ठीक था। उस समय कोई बाहरी नहीं थे, कोई मरे हुए नहीं थे, कोई रेफ्यूजीज नहीं थे। गजब बात ये 1.5 करती हैं साल में अजय जी। अचानक 1952 में जो वोटर enlightenment लिस्ट थी हो गया। उससे 2025 में चुनाव करवा दें। संतोष आपके जी, हिसाब से तो फिर रिवीजन होना ही नहीं चाहिए वोटरों का। बिल्कुल होना चाहिए संतोष जी, 1952 से जो इलेक्शन चल रहा है वही लिस्ट लेते लेते 2025 तक आ जाते। ठीक है, संतोष जी, नवल जी को नहीं, स्क्रीन सुनिए पर मेरी लेकर आए। बात। संतोष जी। जी, बिल्कुल रिवीजन होना चाहिए, लेकिन आप समय दें, सरकार को 5 साल का समय देना चाहिए। ये मोदी जी को अचानक 1 महीना पहले एनलाइटनमेंट होता है क्या कि इतने सारे इलेक्शन refugees आ गए, कमीशन इतने सारे लोग मोदी जी पलायन के कर अंडर गए, नहीं आता इतने है। सारे लोग मर गए। आप राहुल गांधी जी और आप जो जिस संविधान इतने की सारे दुहाई लोग देते हैं विदेश उसी चले संविधान गए। के तहत इलेक्शन क्या ये कमीशन अपना 1.25 काम साल कर में रहा है सब और कुछ उसी में ये ये 1.25 इंगित साल में है होता है इलेक्शन क्या? कमीशन स्वतंत्र बॉडी है, नरेंद्र मोदी के अंडर में नहीं आती है। किसने कह नरेंद्र दिया मोदी भी संतोष जी? इलेक्शन कमीशन के द्वारा कराए गए चुनाव से ही चुनकर आए थे। संतोष जी, आप किस दुनिया में रह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र बॉडी है? स्वतंत्र बॉडी हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में नहीं ठीक है, आज विपक्ष ये वाला वही चश्मा करती है फिलहाल जो मैंने मोदी नहीं जी पहना चाहते है। हैं। अजय आज वही जी, करती है विपक्ष जो वाला मोदी वो जी चाहते चश्मा हैं। मैंने एक नहीं समय पहना था है जब जिसमें सारी गवर्नमेंट चीजें ऑर्गेनाइजेशन धुंधली धुंधली दिखाई स्वतंत्र देती हैं। बॉडी मैं नवल जी हुआ के पास करती आता थी, हूं। लेकिन समय, आज नहीं है, सब मोदी जी के अंडर है। नवल जी, इलेक्शन कमीशन आपके दबाव में काम कर रहा है, सीधा सीधा आरोप। और अब तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव का बहिष्कार करना पड़े तो इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। देखिए संतोष जी, चुनाव आते आते विपक्ष के लोग पूरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। बड़ा दुख होता है कि जिस चुनाव आयोग ने देश के करोड़ों लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को जिंदा रखा है, आज ये लोग चुनाव आयोग के लिए कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सिर्फ हताशा है। सोचिए जरा, चुनाव आयोग ने मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित लोगों की सूची जारी की है। अब इन्हें मृत लोगों की इतनी चिंता है तो क्या अब आपका वोट बैंक कब्रिस्तान से संचालित होगा? जो जिंदा लोग हैं उनकी आपने 15 वर्षों तक अपने शासनकाल में चिंता नहीं की, और आज मरे हुए लोगों के प्रति आपकी इतनी सहानुभूति। इसका सीधा मतलब है कि आपके भी भूतपूर्व होने का समय आ गया है। चुनाव में बिहार की जनता आपको भी भूतपूर्व बना देगी। दूसरी बात यह कि देखिए, जरा इनके चरित्र को देखिए और समझिए। ये लोग केवल लोकतंत्र की आड़ लेकर, बिहार के गरीब गुरबों की आड़ लेकर अपने फर्जी वोट बैंक की राजनीति को साधना चाह रहे हैं, और यही इस बार एसआईआर में पकड़ में आ जाएगा। संतोष जी, बस हमको 2 सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। पहला सवाल ये कि ये लोग शुरू से ही एसआईआर में मीन मेख निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समानांतर रूप से ये लोग चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। इनके बीएलए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जरा सोचिए, पार्टी एक स्तर पर एसआईआर का विरोध कर रही है और दूसरे स्तर पर चुनाव की तैयारी भी कर रही है।
ये किसको झांसा में आप रखे हुए हैं? दूसरा सवाल यह कि संतोष जी, अगर बिहार में इनकी सरकार होती, पूरा मामला किस बात को लेकर है? इनकी राजनीति का आधार क्या है? इनके आरोप का आधार क्या है कि भाई जो नया वोटर लिस्ट बनेगा उसमें हमारे समर्थकों के नाम घट जाएंगे। इनका आरोप तो यही है ना, इनके आरोप का सारांश यही है। अब जरा देखिए, मान लिया कि अगर बिहार में आपकी सत्ता शुरू से होती तो माना जाता कि चलिए भाई, आप एक हद तक जो आरोप लगा रही हैं उसमें कोई दम है, लेकिन भाई साहब 2005 से ही बिहार की जनता आपको नकार रही है उसी वोटर लिस्ट के बल पर जिसका आप खंडन कर रही हैं या जिसके समर्थन में आप खड़ी हैं। एक दूसरी बात है कि 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तब तो आपने चुनाव आयोग को भला बुरा नहीं कहा। अगर बिहार में बार बार आपकी जीत होती तो माना जाता कि भाई इन लोगों को डर है कि मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा। तो बिहार में हमारी सरकार चल रही है, बिहार की जनता बार बार हम ही को आशीर्वाद दे रही है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें इसलिए परेशानी नहीं है कि हम इस मान्यता के समर्थक हैं कि लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण बहुत ही जरूरी है। फिर ये लोग बताते हैं कि जो लोग बाहर में श्रमिक हैं उनका नाम कट जाएगा, इनका नाम कट जाएगा, उनका नाम कट जाएगा। तो एक तो कि किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटने जा रहा है, और वोटर लिस्ट से संतोष बाबू किसी वैध मतदाता का नाम काटना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। एक दूसरी बात है कि आप जो बता रहे हैं कि नाम कट जाएगा, तो जो नाम कटेगा वो आप ही के समर्थक हैं, वो मेरे समर्थक नहीं हैं। इसको जांचने के लिए आपने कौन सी प्रयोगशाला बना रखी है, कौन सी मशीन आपने बिठा रखी है? तो इनके पास कोई तर्क नहीं है संतोष बाबू, ये अपने बुने हुए तर्कों के जाल में खुद फंसते हैं। ठीक है, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा कि सदन में संजीव जी भी हमारे साथ हैं, बीजेपी के विधायक हैं संजीव चौरसिया जी। संजीव जी, बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इस देश में बोलने की आपको आजादी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आप अपनी बात को रख सकते हैं। क्या लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन जैसी जो स्वतंत्र बॉडी है, जो पूरा चुनाव पूरे दुनिया में पूरे देश में कराती है, उस पर आप कटाक्ष करते चले जाएंगे, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 28 तारीख को सुनवाई भी है, और आप इलेक्शन कमीशन पर कुछ भी आरोप लगाते चले जाएंगे कि वो नरेंद्र मोदी के अंडर काम कर रही है, वो बीजेपी के लिए या जेडीयू के लिए, सत्ता पक्ष के लिए इस समय काम कर रही है, उनके वोटरों को नहीं काटेगी, बाकी सबके वोटर कट जाएंगे। क्या इतनी आजादी बोलने की दुरुपयोग नहीं है संविधान का? संतोष जी, हमको हंसी इस बात को आती है कि इतने इनमेच्योर तरीके से ईर्जा जी हर विषय को रखने का काम कर रही है। आज सदन के अंतर्गत भी मैंने देखा है कि नेता प्रतिपक्ष को जब जवाब का आया तो सदन में आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हुए चर्चा से कैसे भागे। जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस पे चर्चा को तैयार है, सब लोग अपने अपने वक्तव्य रखिए, फिर भी गलत बयानों को टिप्पणी करते हुए उनको नेता ने कहा, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि खेद व्यक्त कीजिए, तो खेद भी व्यक्त नहीं किए और तेजस्वी यादव जी स्टेटमेंट जारी किए। मैं तो बताना चाहूंगा ईर्जा जी को कि इलेक्शन कमीशन ने पूरे साइट पे जो आप संतोष जी कह रहे हैं, मेरे पास पूरा वो अभी जारी हुआ है 23 जुलाई को, पूरा रिपोर्ट मेरे पास है। इलेक्शन कमीशन ने ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोल के बारे में कहा है कि भाई 90% ऑफ 98.01 electorals have been covered। ये साफ है। 20 लाख डिसीज इलेक्ट्रोल्स रिपोर्टेड, 20 लाख पूरा अलग अलग है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूं जो नवल जी ने कहा वास्तव में कि एक तरफ विरोध कर रहे हैं आप, और 20 जुलाई तक मैं कह सकता हूं कि 1.5 लाख BLA2 बूथ लेवल एजेंट नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल 12 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार। इस बात को दर्शाता है कि एक तरफ विरोध की राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ आप काम भी कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलने वाला। आप BLA2 का फॉर्म भरवा के उसको सेटिस्फाइड भी करने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ साफ कहा है कि कुल मतदाता 7,80,22,913 है, जिसमें से डेटा लेटेस्ट लगभग 98.01% हैव बीन वेरीफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहां हो गया है। और एक डेटा और है कि बार बार जो नया इलेक्ट्रॉल पब्लिश होगा 1 अगस्त को, उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन आपको समय दे रही है कि आप आपत्ति दर्ज कीजिए, ERO के माध्यम से कीजिए, फिर भी कहां से हो रहा है?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लगातार चौंकाने वाला जो प्रमाण आया है, ये किस बात का प्रमाण है कि 2 लाख से अधिक अस्थायी प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अंतर्गत किशनगंज में अप्लाई किए जाते हैं। क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठिया के नहीं है? क्या रोहिंग्या मुसलमान के नहीं है? क्या ये किसके लिए पक्षधर ले रहे हैं? साफ साफ दर्शाता है, पूरा डेटा कहता है कि 2 लाख लोग, ये संभव है क्या कि एक सप्ताह के अंदर आवासीय प्रमाण पत्र 2 लाख लोग ले रहे हैं? इस बात को दर्शाता है कि घुसपैठिए के भरोसे चुनाव जीतने का परिणाम, बांग्लादेश के भरोसे, रोहिंग्या मुसलमान के भरोसे, पूरा डेटा का आप देखिएगा कि सीमांचल में किस प्रकार से अवैध घुसपैठिए हुए हैं, किस प्रकार से जनगणना में मुस्लिम बहुलता वहां बढ़ी है अलग अलग प्रकार से। ये बिहार का डेटा अपने आप में कहता है। बिहार के अगर हम पक्षधर रहते तो गलत बयानी इस प्रकार से नहीं कहते। बंगाल भी इसी पक्ष का पक्षधर है, असम भी इसी पक्ष का पक्षधर अलग अलग रहा है। तो जितने विपक्ष हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए के समर्थन में खड़े हैं। जनता इन बातों को देख रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरी पारदर्शिता के साथ, और मैं ईर्जा जी से कहना चाहूंगा कि आप 23-24 जून को पूरा अलग अलग फर्स्ट फेज का 2025 का पूरा प्रेस नोट आप इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए, सब डेटा आपको मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, पर लगातार गलत तरीके से बयानबाजी करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है, ये भी तथ्य सबके सामने है। तो आज इनके पास मुद्दे बचे नहीं है। सदन के अंदर जब विषय होता है तो चर्चा से भागते हैं, जनता के बीच में होता है तब चर्चा से भागते हैं, लोगों के बीच में होता है तब चर्चा से भागते हैं। तो आप बाजार में पर्चा फेंकते रहिए, उससे नहीं होगा। जनता चर्चा का माध्यम से हर चीज विषय बताने का काम कर रही है कि SIR जो है वो संतुष्ट तरीके से, संपुष्ट तरीके से पूरी जनता की आवाज को ठीक से कहने का काम कर रही है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है। जो यथावत है, जो 22 साल बाद रिवीजन हो रहा है, जो डेथ है, जो कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कहीं डबल एंट्री है, तो ये सब भी छटने का काम हो रहा है। और इसके अंतर्गत जो घुसपैठिए का है वो साफ साफ इसके माध्यम से दिखाई दे रहा है। ठीक है शिशिर जी, मेरा सवाल आपसे है, 22 साल पहले रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का, 22 साल बाद हो रहा है और उसमें यह खुलासा हो रहा है कि 20 लाख लोग मृत हो चुके हैं, 28 लाख दूसरी जगह विस्थापित हो चुके हैं, 7 लाख लोग 2 जगह पर वोट डालने की स्थिति में हैं, 1 लाख को ट्रेस नहीं किया जा सका है। अगर यह शुद्धिकरण हो रहा है तो इसमें आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका नुकसान हो रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो फायदे में चला जाएगा? नहीं, जो मृतक है वो तो ना आपके लिए वोट डालने आएंगे ना सत्ता पक्ष के लिए आएंगे। नहीं, वो ठीक है, आपने जो कहा, मैं अपनी आपत्ति की बात बता दूं जी। 2-3 बातें जो है वो स्पष्ट है। सबसे पहली चीज, जो आंकड़े हैं हम उसी पर चलते हैं। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है तो 52 लाख के विषय में उन्होंने कहा है कि 52 लाख जो वोटर्स हैं वो अमिट होंगे, उनका नाम हटेगा, जिसमें 18 लाख जो है वैसे लोग हैं जो अमृत हो चुके, यानी जो डेड हैं। नहीं, वो कल का डेटा था, आज का अपडेट आ गया, वो 20 लाख हो गया अरेस्ट। हाँ ठीक है जी, ठीक है, मान लिया 20 लाख ही हो गया, चलिए ठीक है। मैं जो बताना चाहता हूं, हमारी जो आपत्ति है वो 2 बातों को लेकर है जी। सबसे पहली बात तो टाइमिंग को लेकर के है कि इतने शॉर्ट पीरियड में जिस प्रकार से BLO काम कर रहे हैं और जो खबरें निकल के आ रही हैं, ये कैसे हो पाएगा, ये थोड़ा सा जो है वो आपत्तिजनक है। नहीं, अब तो दूसरी बात जो मैं बताना चाहूंगा कि जिनके भी काम हो चुका है तो इसका मतलब सुनिए ना लगभग सर, सुनिए ना, अरे भाई सुन तो भाई संतोष जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था ना, आप इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? मैं पूरी बात रख लूं उसके बाद इंटरप्ट कीजिए आप। ठीक है, मेरा जो कहना है वो ये कि उन्होंने जो कहा, चुनाव आयोग ने क्या कहा है उससे मैं अपडेटेड हूं सर, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूं ना कि हमें ऑब्जेक्शन कहां है। अब जैसे अभी बड़े भाई नवल जी JDU के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें आपत्ति नहीं है, लेकिन इनके सांसद और इनके विधायक को आपत्ति है। अभी संजीव चौरसिया जी BJP के विधायक हैं, वो एक कह लीजिए, अभी उन्होंने एक विषय उठाया BLA को लेकर के कि BLA काम कर रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और एक आंकड़ा दिया अपॉइंटमेंट का। चुनाव आयोग का स्पेशल सर्कुलर है सर कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैव टू अपॉइंट BLA। ये संवैधानिक जानकारी
बड़े भाई संजीव चौरसिया जी को नहीं है क्या? भाई हमें उस इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर को, अरे भाई सुन लीजिए, अरे सुनिए संजीव जी, सुनिए, पहले सुन लीजिए, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। सवाल क्या है कि क्या नहीं, हम एनजीओ हैं क्या? भाई आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति हम भी कर रहे हैं ना, हम कोई एनजीओ तो नहीं है ना। आप अगर इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी इलेक्शन कमीशन के सर्कुलर को फॉलो कर रहे हैं। और तीसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं किया, भाई इलेक्शन कमीशन वो नहीं किया। संजीव जी क्यों भाई कि आपकी प्रामाणिकता क्या है, तो जनता को भरमाइए मत। मेरा संजीव जी आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना। हाँ तो बोलिए भाई सवाल ये है कि आपके बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए डिबेट की मर्यादा को देखिए, उसका ख्याल रखिए और दूसरे के बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए। आपकी जब बारी है कि बोलिएगा आप। मेरा जो कहना है स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा जो कहना है स्पष्ट तरीके से वो ये कि जो इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है उस सर्कुलर पे एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम काम कर रहे हैं। अब जो तीसरी बात है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है इस बात को लेकर के, वो ये है कि अगर मान लिया ठीक है 52 लाख लोगों को ओमिट किया गया, उसमें आप कह रहे हैं 20 लाख लोग जो है वो डेड हो चुके हैं, बाकी के लोग हैं उसमें, मैं तो कहता हूं कि संजीव चौरसिया जी अपना भी नाम चेक कर लीजिए एपिक नंबर डाल करके, और नवल जी बड़े भाई को भी मैं आग्रह करूंगा कि एपिक नंबर डालिए और अपना नाम चेक कीजिए कि आप जो है आप उसमें हैं या नहीं है। तो वैसे लोग, अरे भाई सुन लीजिए ना, वैसे लोग जिनका नाम कट गया है उनके लिए अपील का समय है कि नहीं? वो अपना नाम जुड़वाने के लिए अपील करेंगे कि नहीं? उनके लिए वक्त आपने दिया क्या? और सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर भारत के नागरिक हैं और अगर भारत में आप मतदान करने के अधिकार से किसी भी वजह से वंचित कर दिए गए तो यह गंभीर प्रताड़ना मानी जाएगी। यह सुप्रीम कोर्ट कहता है, यह हम नहीं कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, नोटबंदी के बाद वोटबंदी आपने लाया है और चुनाव आयोग जिस प्रकार से मोदी आयोग की तरह काम कर रहा है, यह गंभीर विषय है और इस पे हमारा ऑब्जेक्शन है। टाइमिंग को लेकर के ऑब्जेक्शन है, आपके जो कार्य हैं उस कार्य को लेकर के ऑब्जेक्शन है, और आप जिस प्रकार से एक सूत्री, आप देखिए बीएलओ कैसे काम कर रहा है, क्या खबर है? दैनिक भास्कर में खबर छपी है। अब दो सवाल, आज के दैनिक भास्कर में खबर छपी है। मेरा एक वो जो है मेरा क्या, इस देश हित में मेरा सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है क्या? हम भी स्टेक होल्डर हैं यहाँ के, और आप जो कह रहे हैं भाई केवल आप कहेंगे और हम सुनेंगे, आप निर्णयों को थोपेंगे क्या? ऑब्जेक्शन करने का टाइम है, जिसका हम इसका विरोध करेंगे। कट गया उसको ऑब्जेक्शन करने का टाइम है 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो समय रखा गया है वो इसी के लिए रखा गया है, और उसके बाद भी टाइम है, क्योंकि जब इलेक्शन से पहले 1 महीने पहले आपके पास वो वोटर लिस्ट आएगी, उसमें भी ऐड होता है। नहीं सुन लीजिए। और दूसरी चीज जो आपने कहा सर सुनिए ना, अब आपने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है, मैं संविधान का हवाला दे रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने और चुनावों के संचालन का दायित्व है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 विदेशी नागरिकों को निर्वाचन सूची में नामांकन से आयोग घोषित करती है, और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 आरपीए के अनुसार केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल हो सकता है जो उस क्षेत्र में सामान्य निवासी हो। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपना काम ना करे? आप नहीं, आप तो इतने ही प्यारे हैं। हम तो जो संविधान का सेक्शन 326 है हम वहां पे की बात कर रहे हैं। वहां जो है जिस प्रकार से संवैधानिक स्थिति है, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कहां कोई कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में, हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो बात है उसको इलेक्शन कमीशन को सुनना होगा या नहीं सुनना होगा। इस देश में हम स्टेक होल्डर हैं या नहीं है? जनता ने हमारे भी प्रतिनिधियों को जिता करके भेजा है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो मेरी भी बात आपको समझनी होगी, और आप अगर जबरदस्ती करेंगे तो हम लोग इसका विरोध करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में। लेकिन जो स्थिति है, जहां जहां ऑब्जेक्शन है, हम चुनाव आयोग के सामने, और चूंकि एक ऑटोनमस बॉडी है और हम अभी मिलने का समय तक नहीं दे रहा है चुनाव आयोग,
कैसी बात कर रहे हैं आप? आप सुप्रीम कोर्ट में गए, अभी की घटना है सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई और हुई, 2-3 बार प्रयास करने के बाद हम लोगों ने सुनवाई का समय दिया गया है 10 जुलाई से पहले 9 जुलाई को आप बिहार बंदी कर देते हैं और 28 तारीख से पहले आप लगातार फिर माहौल बनाए हुए हैं। प्रयास के बाद भाई कितने प्रयास के बाद मैं जो कह रहा हूं कि हमारा जहां जहां ऑब्जेक्शन है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, संजीव जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, संजीव जी आप रिएक्ट कीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं मैं जी आपके पास। संतोष जी, मेरा दो आपत्ति बार बार है कि जिस प्रकार से आरजेडी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार भरमाने का काम कर रहे हैं। आपने भी कहा कि 1 अगस्त को जब पब्लिश होगा सितंबर तक AERO REO को जो फॉर्मेट है, जो लोग हैं उनके संबंधित आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साफ साफ दिए हुए कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल दे कैन फाइल देयर क्लेम्स अप टू 1 सितंबर 2025। इस बात को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? पब्लिश के बाद भी आप कर सकते हैं, पर भरमा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट दे रही है पर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जिस प्रकार से घुसपैठियों को बढ़ावा इन लोगों ने लगातार देने का काम किया है, आज उसी का परिणाम है कि अलग अलग प्रकार से जो संख्या बढ़ी है और भारत संजीव जी ये घुसपैठियों आधार बनाई किसी की नागरिकता से संबंधित मामला ही नहीं है। ये मामला सिर्फ इतना है कि अगर आप नागरिक हैं तो आपका मतदाता सूची में नाम होगा, अगर आप नागरिक नहीं हैं तो मतदाता सूची में नाम नहीं होगा। जोड़कर आप आगे बढ़ाने का काम कीजिए। मताधिकार का प्रयोग कब करना है और कब नहीं करना है, इसी से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। एजिया जी आपसे सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन अगर अपना काम कर रहा है और मैंने लगातार नियम भी बता दिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत वो अगर विदेशी नागरिकों को चिन्हित करके और उनके मताधिकार को हटाने का, या जो लोग मृत हैं उनको मताधिकार जो सूची है वोटर लिस्ट उससे हटाने का काम कर रहा है, तो फिर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? जो मृत लोग हैं वो आकर तो ना आपके लिए वोट करेंगे ना इनके लिए वोट करेंगे। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चुनाव आयोग का जो एफिडेविट है उसमें तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया है कि नेपाली और रोहिंग्या और कौन कौन रेफ्यूजी आ गए हैं। ये बीजेपी वाले कहां से मनगढ़ंत बात कर रहे हैं? आप उस एफिडेविट में देख लीजिए, कहां से ये झूठी बात है? बीजेपी वालों की जो आदत होती है झूठी बात करने की, ये कहां से झूठी बात लेकर के आ रहे हैं? आप ये बताइए कि आपको चिन्हित करके 1995 से 2001 का बांग्लादेश की आबादी लगभग 6,41,000 ये डॉक्यूमेंटेड हर चीज है कि नहीं? यहाँ पर प्रूफ है कि नहीं? मैं बिना डॉक्यूमेंट अप्रूव करके बात करता हूँ। मैं जब डिबेट में बैठता हूँ तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ मैं बैठता हूँ। जी ये बात समझ लीजिए, आप किसी भी तरह से चाहिए कि घुसपैठियों को बढ़ावा देकर कर रहे हैं, ये भारत के देश में नहीं चलने वाला है। बात रखिए, हम लोग मैं शांति से उस समय से सुन रही थी। ठीक है संजीव जी अपने समय पर। एजिया जी का समय है, संजीव जी अपने समय पर। उनकी भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया। आपत्तिजनक बातें क्या ऐसी तो कुछ नहीं हुई थी आज विधानसभा में। और मैं एक बात और कह दूं कि अगर पारदर्शिता की बात हो रही है, अगर हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिर लोकतंत्र में तो ट्रांसपेरेंसी चाहिए। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या दी जा सकती है आपको? परमानेंटली इससे ज्यादा पारदर्शिता आपको क्या दी जा सकती है? क्या ये 1.25 सालों में हो गया? क्या ये 1.25 सालों में हो गया कि वो माइग्रेट कर गए? ये 1.25 सालों में हो गया कि इतनी चीजें बिहार में हो गई? 11 साल से केंद्र में आप है, 20 साल से बिहार में आप है, क्या आपने बिहार को ठीक से शासन नहीं किया? गुड गवर्नेंस नहीं की आप लोगों ने बिहार की? जो आज चुनाव के 1 महीना पहले आप लोगों की नींद खुलती है कि ये हो गए तो वो हो गए। अरे चुनाव आयोग से आप काम करवाए ना, किसने रोका? ठीक है नवल जी, मेरा सवाल आपसे भी है। एजिया जी ने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिएगा और में करवा देते हैं। ये भी बताइएगा कैसे करवा देते हैं? सत्ता पक्ष के लोग सवाल नहीं पूछ रहे निर्वाचन आयोग से, क्योंकि गिरधारी यादव जेडीयू जी के सांसद हैं और उन्होंने क्या कहा है? एजिया जी सुन लीजिएगा जरा। गिरधारी यादव जी जेडीयू के सांसद हैं और उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग का यह तुगलकी फरमान है, निर्वाचन आयोग को व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। और संजीव कुमार भी आप ही के पार्टी के विधायक हैं, गिरधारी यादव जी सांसद हैं और संजीव कुमार जी विधायक हैं। वो कह रहे हैं मेरे क्षेत्र में मजदूर तबके के लोगों के वोट काटे गए। संतोष जी सवाल तो ये सत्ता पक्ष भी पूछ रहा है। संतोष जी थोड़ा समय दीजिएगा, अभी तक आपने सबसे कम समय हमें ही दिया है। नहीं मैं समय दे रहा हूं आपको, जी बोलिएगा। जी देखिए, जिन लोगों ने भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग भी इक्के दुक्के लोग इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, हमारी पार्टी का स्पष्ट रुख है
कि हम लोकतंत्र के इस महाअभियान में पूरी तरह से चुनाव आयोग के साथ हैं। जो लोग चुनाव का मौसम है और चुनाव के मौसम में निष्ठा बदलने का भी मौसम आता है संतोष बाबू, तो आप ये कह रहे हैं दोनों निष्ठा बदलने वाले हैं? जवाब ये लोग खुद दे पाएंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं, आप इसका जो भी नेतार्थ निकालना चाहे निकाल लें, लेकिन इसका जवाब ये लोग खुद देंगे। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी मैं शांत चित्त होकर विपक्ष की सारी बातों को सुन रहा था। देखिए, होता है क्या संतोष जी कि जब आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं और आपकी तैयारी अगर पूरी नहीं होती है और उसी बीच में अखबार में खबर छपती है कि परीक्षा स्थगित हो गई, तो बड़ा आनंद आता है, लगता है कि चलो कुछ समय के लिए परीक्षा टल गया। तो बिहार के विपक्ष की स्थिति उसी विद्यार्थी की तरह है जो परीक्षा का सामना करने से बुरी तरह घबरा रहा है और बुखार का शिकार हो गया है। दूसरी बात यह है कि ये बता रहे थे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, बस मैं 2 उदाहरण दूंगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग में गई थी ईवीएम और वीवीपैट की सत्यता की जांच को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इतना हो हंगामा मचाया कांग्रेस के नेताओं ने। बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यह हताशा में उठाया गया कदम है और आपने मेरा समय बर्बाद किया, और याचिका खारिज कर दी। तो चुनाव आयोग पर ये लोग जब जब उंगली उठाते हैं, इन्हें न्यायालय में जाकर मुंह की खानी पड़ती है। जब इनकी सरकार बन जाती है तो चुनाव आयोग ठीक रहता है, जब इनकी सरकार नहीं बनती है तो चुनाव आयोग में मीन मेख निकालना शुरू कर देते हैं। यह इनकी पुरानी परंपरा रहती है। महत्वपूर्ण पहलू यह है संतोष बाबू कि जिनको भी वोटों के पुनरीक्षण से भय है, आज तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उससे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इन मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं का नाम सामने आने के बाद भी किस मुंह से ये लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं? इसका सीधा मतलब यह है कि आप एक और लोकतंत्र के शुद्धिकरण की बात करते हैं और जब सफाई की बारी आती है तो आप मुंह चुराने लगते हैं। यह कौन सी राजनीति है भाई? पुनरीक्षण से वही डरेगा, उसी राजनीतिक दल को पुनरीक्षण से डर है जिसका वोट बैंक फर्जी आधार पर खड़ा है, जिसका वोट बैंक नकली आधार पर खड़ा है। क्यों? महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने विकास के जो ऐतिहासिक काम किए हैं, अब बिहार का विपक्ष पूरी तरह से निरुत्तर है, पूरी तरह से मूक है कि आखिर चुनाव में जाए तो हमारे पास अस्त्र क्या हो। नीतीश कुमार जी के अद्भुत और करिश्माई विकास कार्यों का मुकाबला करने के लिए हमारे हाथ में क्या हथियार हो। तो हथियार विहीन विपक्ष ने एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया कि बिहार में वोटबंदी हो रही है। अरे वोटबंदी तब कहलाती जब सरकार अपने स्तर से करवाती। यह तो चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है, और चुनाव आयोग पूरी तरह एक स्वायत्त संस्था है, पूरी तरह एक निष्पक्ष संस्था है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि आपके किसी भी सवाल का विपक्ष के किसी प्रवक्ता ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। और अब आज के आंकड़े जारी होने के बाद मुझे लगता है कि यह विपक्ष के लिए घोर पराजय का दिन है, घोर आत्ममंथन का दिन है। अब इनमें नैतिक बल भी नहीं बचा कि ये लोगों को इस मुद्दे पर भरमा सके या भ्रम में डाल सके। ठीक, शिशिर जी, इलेक्शन कमीशन तो दरअसल बहाना है, मकसद सत्ता पक्ष को निशाने पे लाना है, क्या सही है? नहीं, बेसिकली देखिए क्या है कि हम लोग तो जो भी बात करते हैं वो टेक्निकल बात करते हैं, नॉन टेक्निकल बात कहीं से, और ये सब चीजें पॉलिटिकल बातें इलेक्शन कमीशन के दायरे से बाहर की चीज है। वो ऑटोनमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और हम लोग सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा अधिकार है कि हम जो है जहां जहां पे गलतियां हो रही हैं उस गलतियों को उजागर करें और चुनाव आयोग से बाकायदा आग्रह करें कि उसको ठीक करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अभी हम सुन रहे थे मान्यवर बीजेपी के प्रवक्ता की कि वो जो है घुसपैठिए और पता नहीं क्या क्या ऑर्नामेंटल लैंग्वेज से वो परिभाषित कर रहे थे चीजों को। जरा बताइए ना संतोष जी, 2011 के बाद इस देश में जनगणना हुई है क्या? अगर 2011 के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई तो आपने ये आंकड़े कैसे जारी कर दिए कि 126% का जो है वो आधार कार्ड एस्केलेट कर गया? ऐसा कैसे हो गया? और आपके पास ये आंकड़े आए कहां से? ये हाइपोथेटिकल आंकड़े जो है वो कहां से आते हैं? कौन लाता है इसको? एक बात तो ये हम बता सकते हैं आपको। नहीं, सुन लीजिए, जातिगत जातिगत जनगणना क्या हुई और नहीं हुई ये सबको पता है।
और किस हिसाब से मैं एक चीज हुई? और ये देखिए, ये इस पर कितनी बार सवाल सुन लीजिए। अरे भाई, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो बताइए रही, ये बीजेपी के विधायक है, कुछ डेकोरम भी जानते हैं ये कैसे डिबेट किया जाता है? ये बीच बीच में बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं साहब। ये जो है ये क्या नहीं, सदन में चले जाने से कोई जो है बहुत विद्वान हो जाता है क्या? ये जो है ये जो बकवा ये जो यहाँ पे विषय रख रहे हैं, जब एजाज यादव बोल रहे हैं तो बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल नहीं, सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। मेरा साफ तौर से ये कहना है कि ये आंकड़े आए कहां से, मैं तो ये पूछना चाहता हूं। और तीसरी बात ये कि जो चीजें हमारे ऑब्जेक्शन के लेवल पे हैं, ये कह रहे हैं कि चलिए 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जो है वो हमें ऑब्जेक्शन का जो है वो अपना हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये बताइए कि फिर जब फाइल करेंगे, उसके अपील की सुनवाई होगी, उसके बाद उनका नाम जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, तब तक वोटर लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। ये इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे? ये प्रैक्टिकल है क्या? शिशिर जी, अगर इस विषय पे हम बात उठा रहे हैं तो ये कोई नहीं, क्या ना समझे की बात है भाई? इसमें क्या ना समझे की बात है? इलेक्शन कमीशन नहीं, ये जिस हिसाब से कर रहे हैं हम नहीं देख रिवीजन कर सकते हैं। सुन लीजिए, एक महीने में भाई सुन लीजिए, जो 2% हम ये भी देख रहे हैं। अरे भाई, अरे सुन लीजिए सर, हम ये भी देख रहे हैं बीएलओस को। अरे सुनिए, पहले नहीं, हम कह रहे हैं हम बूथ लेवल ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया है, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने वो पता है थंब डाल के और खुद से वोटर का डाटा अपलोड कर रहा है। ये स्थिति तो हो गई है उत्पन्न, और आप आंकड़े खेल रहे हो साहब, हम सामने देख रहे हैं। अरे सर, मैं आप जिस प्रकार से ये लोग काम करे कमरे में बंद करके और संसद में बयान भी कोट कर रहा हूं। 2005 में संसद के अंदर ममता बनर्जी ने घुसपैठिए का मुद्दा उठाया था और 1992 में लालू यादव ने उठाया था। अब आप बताइएगा उस समय घुसपैठ के आपके पास क्या डेटा था? जब इनके नेता उठाते हैं घुसपैठिए का विषय, तो घुसपैठिए नहीं है। आपसे था सर, आपने घुसपैठियों को लेकर जो सवाल पूछा उसी पर मैंने पूछा। तो उस समय ममता बनर्जी ने जो ऑब्जेक्शन किया था घुसपैठियों को लेकर संसद के अंदर 2005 में, वो गलत था? या 1992 में घुसपैठियों की बात करने वाले लालू जी गलत थे उस समय? नहीं, मेरा साफ तौर से ये कहना है कि मैं तो डाटा जो खेला जा रहा है, तो मैं डाटा की बात कर रहा हूं। ये डाटा इनके पास आए कहां से, किसने क्या उठाया और क्या बोला, उस समय का क्या डाटा था? लेकिन आज के दौर में भाई, आज के दौर में 126% डाटा की बात कर रहे हैं ना। सीमांचल में एस्केलेट कर गया, आधार कार्डों की संख्या बढ़ गई, तो भाई वो डाटा कहां से आया? अरे भाई, गृह प्रवेश मांग रहे हैं, सेंसस नहीं हुआ सीमांचल में 2 लाख से अधिक 2011 के बाद तो डाटा कहां से आ गया? ये लोग कौन किए भैया? जाति जनगणना के सवाल मानेंगे नहीं, उसमें आप आरजेडी के विरोध में हो जाएंगे। मैनिपुलेशन है। आप क्या मानेंगे सर? एक जिले में अगर एक घर में 100 लोग हैं और 126 लोगों के पास अगर आधार कार्ड बन जाता है, तो ये समझ में नहीं आएगा किसी को क्या 126 लोग कैसे हो गए? संजीव जी, जवाब दीजिएगा। मैं तो वही कह रहा हूं ना कि जब आवासीय पत्र की जब बात होती है कि भाई हमको आवासीय निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये सबसे बड़ा जब आधार का दिया गया तो क्यों अप्लाई किए? कौन लोगों ने अप्लाई किया? पहले से नहीं किए क्या? जब उनको ध्यान में आ गया कि आधार कार्ड भी नहीं चल सकता है, कि जो चीज मांगा है, चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उसमें इसके कारण क्यों नहीं है, वो सिटीजनशिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है, जो आपने बताया भी इस विषय पे। तो जहां 100 का है 125 बन गया, तो वो तो एक नागरिकता का विषय पर है। पर जो सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को तो साफ बताया गया है। तो इस बात को समझना चाहिए दोनों विपक्ष के नेता को कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने मांगा है, प्रामाणिकता पूर्वक, पारदर्शिता पूर्वक,
कि जो यहाँ के हैं यहीं के रहेंगे, जो बाहर के हैं बाहर के रहेंगे। ये तथ्य बात सभी नेता ने उठाया है कि घुसपैठिया हुआ है, कंट्राडिक्टरी सुन हो या बंगाल ये जो बता रहे हैं साहब, सभी प्रकार से प्रमाण है, कहां है, उस पे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? जान रहे हैं जिस आधार को डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए मैंडेटरी माना गया, आप उसे वहां रख रहे हो और आधार को नहीं रख रहे हो। क्षेत्र में हो गए जनप्रतिनिधि कहां से जीत कर आए वो भी लोगों को ध्यान में है। तो गलत तरीके से भरमाने का काम इस देश के अंतर्गत जब कांग्रेस आरजेडी इंडी गठबंधन लगातार कर रही है, एक घुसपैठिए के पक्ष में लगातार रोहिंग्या मुसलमान से लेकर बांग्लादेश घुसपैठिया से लेकर खड़े हुए हैं, वो नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं खुल के आप चर्चा में भाग लेते हैं, बताते हैं कि भाई कितने प्रकार का आबादी बढ़ के आपके रिप्रेजेंटेटिव कितने प्रकार से साबित हुए हैं, कैसे नहीं साबित हुआ है, पर आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। केवल एक सिंपल सी बात है कि अलग अलग प्रकार से केवल कहते रहना है कि कट रहे हैं और उधर से आप जुटा रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड गेम आप समाज के सामने कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है एजा जी, पहले विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा था, फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर सवाल उठाया, फिर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया, और आज आपका एक अलग सवाल था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है हर दिन डेटा को लेकर। तो मकसद सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो काम कर रही है उसको रोकना है या फिर सरकार को घेरना है, मकसद क्या है? संतोष जी, डेमोक्रेसी में विपक्ष का क्या रोल है? अगर आज पूरी जनता संतुष्ट नहीं है जिस तरह से बीजेपी वाले चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं, आज पूरी जनता का यही मानना है कि बीजेपी वाले चुनाव आयोग का इस्तेमाल मोदी जी कर रहे हैं, और अगर इस पर सवाल पूछ रही है तो मोदी जी को मिर्ची लगती है, वो इसका जवाब नहीं देंगे, लोकसभा में इस पर डिबेट नहीं करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, इसी हमारे गरीब गुरबा अनपढ़ लोग यहाँ रहते हैं, वो क्या वेबसाइट चेक करने जाएंगे संतोष जी? क्या वो लोग इतने इंटेलिजेंट है कि वो वेबसाइट चेक पर कर पाए? अगर पीसी के माध्यम से वो लोग क्लियर कट बोल दें तो सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ इसमें छल प्रपंच मैनिपुलेशन है जो चुनाव आयोग पीसी करना नहीं चाह रही है। तीसरी बात, इतने सालों से केंद्र में एनडीए सरकार है, बिहार में भी ये लोग 60 गांठ में है। आप ये बताइए ये घुसपैठी कहां से आए? कहां से घुसपैठी बिहार जो तो मैं पूछना चाह रहा हूं, 1992 में जब लालू जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया था तो उस समय घुसपैठी कहां से आए थे? बिहार में कहां? संतोष जी, लालू जी ने घुसपैठियों का जिक्र किया था तो उस समय 1992 में घुसपैठिए कहां से आए थे? मैं भी तो यही जानना चाह रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, क्या विदेश मंत्रालय मोदी जी का इतना कमजोर है? उस समय विदेश मंत्रालय इतना कमजोर था कि जब लालू जी ये कह रहे थे घुसपैठिए इस देश के लिए चिंता का सबब बने हुए। संतोष जी, क्या ये फॉरेन मिनिस्ट्री एनडीए गवर्नमेंट की इतनी कमजोर है कि घुसपैठी आ जा रहे हैं, जब कश्मीर में बॉम्ब ब्लास्ट हो जा रहा है और ये लोगों को कुछ खबर ही नहीं होती है? मुझे समझ नहीं आ रहा, आज शिशिर जी और एजा जी आप एक दूसरे के खिलाफ डिबेट करने बैठे हैं क्या? वो आपकी जातीय जनगणना जिसका क्रेडिट लेने की आप कोशिश करते हैं उसको फर्जी बता रहे हैं। आप 1992 का मैं जिक्र कर रहा हूं जब घुसपैठियों को लेकर सवाल पूछा था लालू जी ने, तब आप कह रहे हैं आप विदेश मंत्रालय की नीति पर और सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दे रहे हैं। अब बार बार कहते थे कि वोटर लिस्ट में नाम चेक कराइए, वोटर लिस्ट में नाम कटवाइए, पूरा डेलीगेशन जाके केंद्रीय मंत्री से लेकर डेलीगेशन गृह मंत्री तक देने का काम किया, पर कटवाने का काम नहीं हुआ। आज वो भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इलेक्शन लड़ने नहीं जा रहा हूँ। अगर विपक्ष ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है, अगर जनता ट्रांसपेरेंसी चाह रही है उसी को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। प्रवक्ता के रूप में खड़े होकर आप जो बात कर रहे हैं और आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है, यही तो समझना चाह रहा हूं। मैं डिबेट नहीं करवा सकते, सुनने की क्षमता नहीं रख सकते हैं। अगर आज हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात चाह रहे हैं, लोकसभा में डिबेट की बात चाह रहे हैं, और अगर हम लोग कह रहे हैं कि इनके फॉरेन में 40 मिनट डिबेट को हो गए और 40 मिनट में डिबेट में अगर आप अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं तो मैं बड़ा हैरान हूं। और मैंने आप उस पर आरोप लगा रहे हैं, मैंने आपको बोलने का दबाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से आपत्ति टिप्पणी करने का मर्यादित भाषा का उपयोग विधानसभा क्यों नहीं भाग लिए विधानसभा में? ठीक है संजीव जी पहले पूछ लिया, इलेक्शन कमीशन सदन में कैसे आएगा सर जवाब देने के लिए? इलेक्शन कमीशन कोई पार्टी थोड़ी है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया आपने, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहा है। यादव जी तो पूरी तत्पर है, वो चाह रहे हैं कि ये डिबेट हो।
लेकिन आप लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, न पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है, न यहाँ पे डिबेट हो रहा है। आप एक स्पेशल सत्र बनाए ना, ओपन डिबेट करें ना। किसके साथ करिएगा मैम? मैं ये तो पूछना चाह रहा हूँ, ये कोई पार्टी थोड़ी है, सरकार इलेक्शन कमिशन की प्रवक्ता थोड़ी बैठे हैं। चुनाव आयोग को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, नाम काटने की साजिश डकैती कर रहे हैं। ठीक है अजय जी, आपको डर है कि इस बार चुनाव का समय है, समय बहुत कम है, उसके बाद मुझे शिशिर जी के पास जाना है। दिस इज योर मास्टर गेम प्लान। नहीं तो बाद में आप चाह रहे हैं कि वोटर्स को ही काट दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे थे, क्या वोटर्स नहीं चुनती है सरकार को, बट सरकार चुन रही है कि वोटर्स कौन होने वाले हैं। पहले वोटर तेजस्वी यादव को चुन ले, उसके बाद आप इस कथन को कहिएगा। नवल जी सरकार अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। हाँ इनको जी बस मैं दो मुद्दा रखना चाहूंगा। पहला मुद्दा यह कि आपने इतना सवाल पूछा, आपके किसी भी सवाल का तार्किक जवाब इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। पहला ये आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग मोदी जी चला रहे हैं। अरे इनको यार ये फालतू आप बोलती है। अजय जी प्लीज, कोई तर्क है आपके पास? है म्यूट कीजिए इनको। अजय जी प्लीज, मतलब कि डिबेट डिस्टर्ब करती हैं। अपनी बारी में आप बोलिएगा ना, आप अपनी बारी में मैडम बोलिएगा ना। हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही है? कोई तर्क है आपके पास? है समय खराब हो रहा है। अरे ये भाड़ देंगे, ये समय खराब कर रही है। इनको चुप कराइए पहले। जवाब दें। अरे म्यूट का बटन आपके हाथ में है, म्यूट कीजिए तब तो बोल पाएंगे। हाँ तो अगर मोदी जी ही चुनाव आयोग चला रहे हैं तो मोदी जी के सीटों की संख्या लोकसभा में क्यों घट गई? अगर मोदी जी ही चुनाव आयोग चला रहे हैं तो झारखंड में एजिया जी की सरकार क्यों बनी? भारत के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार क्यों बनी अगर मोदी जी ही चुनाव आयोग चला रहे हैं? अब ये चुप नहीं होगी धारा प्रवाह, ये इनका झूठ पकड़ में आ गया ना, ये चुप नहीं होगी। ये राजद वालों का संस्कार है, यही राजद वालों का जंगल राज का संस्कार है कि ये किसी को बोलने नहीं देंगे। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय है संतोष जी, थोड़ा सा इनकी आवाज को 1 मिनट के लिए कम कर दीजिए ताकि अपनी बात को हम रख दें। कोशिश करता हूं आप अपनी बात को महत्वपूर्ण बिंदु जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संतोष जी कि कई सारे उदाहरण हैं, इनका झूठ पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक और बिहार की जनता बड़ी समझदार है, वो देख रही है कि एक और बीजेपी, जदयू या कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका भारत के लोकतंत्र में विश्वास है और वो लोग चाहते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लोग चाहते हैं कि ऐसा वोटर लिस्ट के माध्यम से चुनाव हो जिसमें मृत लोगों की भरमार हो, डुप्लीकेट लोगों की भरमार हो। बस यही इनकी चिंता है। ये चाहते हैं कि मृत लोगों के माध्यम से चुनाव। तो ये फर्जी लोग फर्जी तरीके से, चूंकि लालू यादव जी के जमाने में बूथ लूट होता था, बूथ कैप्चरिंग के लिए पूरा बिहार बदनाम था, तो राजद वाले अपने उसी संस्कार से लाचार हैं। ये लोग फिर से बिहार को उसी पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं और उसी तरीके से बिहार को हाँकना चाहते हैं। बेसिकली बिहार की जनता तो इनके लिए एक बहाना मात्र है। अभी बीजेपी के बंधु बता रहे थे घुसपैठिए की बात, रोहिंग्या की बात कर रहे थे वो। अब जरा बताइए ना, रोहिंग्या कहां से आते हैं संतोष जी? म्यांमार से, और कितने स्टेट क्रॉस करके और जो है वो बिहार पहुंचते होंगे, आप इसका अंदाजा लगाइए। और अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार किसकी है? आपकी है। आपका इंटरनल विजिलेंस क्या कर रहा है? आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? और वो तमाम मैकेनिज्म जो सरकार का है, इसका मतलब मैकेनिज्म फेल है। माफी के दूसरी बात केंद्र से लेकर के राज्य तक आपकी व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही।